हाथरस हादसे के बाद जब लोगों को, भक्तों को बाबा सूरजपाल से चमत्कार की उम्मीद थी तो बाबा गायब था। जब लोगों को मदद की उम्मीद थी तब बाबा गायब था। जब पुलिस को बाबा की तलाश थी तो बाबा गायब था। और जब हर तरह के सवाल बाबा को लेकर उठ रहे थे तो उसका जवाब देने की वजह बाबा अंतर्ध्यान, बाबा गायब। लेकिन इतने दिनों के बाद आखिरकार बाबा प्रकट हुए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बाबा वोट का चुंबक है? नेताओं को क्या बाबा पसंद है? क्योंकि सीधे तौर पर कोई भी उसे आरोपी नहीं मानता है। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा भी हैं इस बुलेटिन में। और देखिए, हाथरस हादसे के 90 घंटे बाद आखिरकार भोले बाबा आज मीडिया के सामने आया। उसने लिखा हुआ बयान पढ़ा, उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कही, हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों और घायलों का पूरी जिंदगी साथ देने का वादा किया। उसने और क्या क्या कहा, आपको वो पूरा बयान सुनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि तक मीडिया पहुंच जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंच पाती। क्या वोट का चुंबक बाबा नेताओं को पसंद है? बाबा को कौन बचा रहा है? और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है उसके लिए चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल रफी, और देखें बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दें। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया है बाबा। घटना के बाद से दुखी हुए ये बाबा सूरजपाल की तरफ से बयान दिया गया मीडिया को। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे बाबा सूरजपाल का बयान। उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। आप खास बात यहां पर गौर करें, उपद्रवी जिक्र किया गया बाबा की तरफ से। मृतकों के परिजनों, घायलों के साथ हो, ये बाबा सूरजपाल की तरफ से कहा गया। क्या कहा गया बाबा की तरफ से, पहले आप सुन लीजिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो भोले भाले भक्तों को अपने चमत्कार के दावे से भोले बाबा दिन रात आकर्षित करते रहे, लेकिन आज लिखा हुआ बयान वो पढ़ रहे थे बहुत सावधानी के साथ। हाथरस हादसे के 90 घंटे बाद बाबा कैमरे के सामने आता है, बयान देता है, लेकिन वो कहां छिपा है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि TV9 को पूरी जानकारी है कि बाबा मैनपुरी के बिछवा आश्रम में ही छिपा है। वहीं हादसे के बाद दर्ज FIR में मुख्य आरोपी बनाया गया देव प्रकाश मधुकर, उसको भी कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसे STF ने अरेस्ट किया। हालांकि उसके वकील का दावा है कि उसने सरेंडर किया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और चलिए अब आपको बाबा के वीडियो बयान का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं जो बाबा ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया।
पुलिस बाबा को पकड़ना नहीं चाहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठकर सामने आ रहा है। तो आप देखिए, न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंची है, लेकिन पुलिस आखिरकार 6 दिन हो गए, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और मायने। पुलिस आरोपी बनाना भी नहीं चाहती। आपको पता होगा जो एफआईआर भी दर्ज हुई उसमें बाबा का जिक्र तक नहीं किया गया, नाम तक उसमें नहीं था। बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं। पुलिस प्रशासन मानता है कि बाबा निर्दोष है क्या? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अभी तक जो पुलिस है उसने कोई कड़ी कार्रवाई बाबा के खिलाफ 6 दिन होने के बाद भी नहीं की है। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं, लेकिन पहले आपका परिचय करा दे। रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ है, यूपी के पूर्व डीजीपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान हमारे साथ है, और इसके अलावा दलित चिंतक है प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा, वो हमारे साथ है। और इसके अलावा मैनपुरी में बाबा के आश्रम से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा जुड़े, और हाथरस से सुमंत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं मैनपुरी का आश्रम, जहां पर कहा जा रहा है कि बाबा यहीं पर है। पुनीत, सवाल तो यही है कि 6 दिन के बाद मीडिया के सामने तो आ गए, मीडिया पहुंच गया बाबा तक, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई। यह बड़ा ताज्जुब का बात है। जाहिर तौर पर बाबा और पुलिस के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये बाबा का आश्रम है और पुलिस सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी बाबा पुलिस से दूर है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है, बाबा के भक्त रोजाना बाबा से मिलने के लिए आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर माथा टेकने के लिए सुबह और शाम पहुंचते। इस वक्त भी एक महिला पिछले करीब 15 मिनट से इसी मुद्रा में बाबा को प्रणाम कर रही हैं, और तमाम सवाल लेकिन खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से बाबा ने सवाल खड़ा किया है अपने वीडियो बयान में कि उपद्रवियों को पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो बाबा का इशारा साफ है कि इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई उपद्रवी था। अगर कोई उपद्रवी था तो किसने और क्यों इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बाबा तो पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन पुलिस के हाथ लगा है देव प्रकाश मधुकर, जो बाबा का बेहद खास और इस पूरे मामले का आयोजक करता था और फरार था। 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस को उसके ऊपर रखना पड़ा। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जिससे तमाम सवालों के जवाब अब साफ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि बाबा आखिर कहां है, पुलिस उनकी लोकेशन को क्यों नहीं बता पा रही है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि बाबा इसी में। पुनीत, यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर इतने दिनों से कौन सा एक्सरसाइज कर रही थी कि एक न्यूज एजेंसी की पहुंच है बाबा तक, उत्तर प्रदेश पुलिस की पहुंच नहीं है। रंजन द्विवेदी पूर्व डीजीपी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, ऐसा लगता है कि बाबा तो बहुत शातिर तरीके से, बहुत चालाकी से पूरी कानूनी तैयारी करके लिखित बयान पढ़ के दुनिया के सामने आ गए। भोली तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लग रही है, पता ही नहीं चल रहा उसको बाबा कहां है। 4-5 दिन हो गए, एक्सरसाइज चल रही है, अफसर दौड़ रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, गार्ड्स बिछाए जा रहे हैं, बाबा का कुछ पता नहीं। ये रवि जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कानूनी तौर पे बड़ा पुख्ता करके अपने आप को ये सूरजपाल चल रहे हैं। और जो उनका बयान देखिए आप, जो बयान लिखा गया है वो भी किसी अच्छे कानून के ज्ञाता द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि उस अपने आप को साफ बचा करके और अपनी पूरी जिम्मेदारी भी नहीं बता रहा है कि हम क्या करेंगे। देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ और बहुत ही शर्म की बात है कि बाबा स्वयं है वो एक दलित वर्ग के थे और इनके अनुयायी भी ज्यादातर दलित वर्ग के होंगे। हालांकि सारे बाकी वर्गों में भी इनका कुछ प्रभाव था, लेकिन इतने गरीब लोगों को कितना नुकसान हुआ है। और ये नहीं उसने कहा कि भाई गरीब है तो इनको हम यह सहायता करेंगे, ये मदद करेंगे, बल्कि अब सरकार को ये करना चाहिए कि मुआवजा बढ़ा करके, क्योंकि बहुत गरीब है, और उसकी सारे की वसूली वो बाबा से करनी चाहिए। बाबा का साम्राज्य खत्म करना आपको है तो बाबा को अरेस्ट करेंगे, जेल जाएगा, वो अपनी जगह बात है। काम की बात यह है कि इस पूरा एक बना करके इसका लेखा जोखा और सारा धन जो है, जो दिया जा रहा है लोगों को, जो मुआवजा दिया जा रहा है, उस पर फौरी तौर पर बाबा से वसूली की कार्रवाई करनी जानी चाहिए। जो उसके आश्रम है उनको अटैच करके उनको ऑप्शन करे कानूनी प्रक्रिया के तहत, तब जो है ये सही एक्शन बाबा के ऊपर। जी,
ये सही एक्शन होगा जो बाबा के ऊपर होगा, जो आपकी तरफ से द्विवेदी सर कहा गया। राजेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजेश चौधरी जी, देखिए बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और यहां की पुलिस व्यवस्था का दम लगातार भरा जाता है, लेकिन क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस बाबा के पास न्यूज एजेंसी पहुंच गई, अब तक वो यूपी पुलिस 6 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंच पाई है? क्या बाबा इतना ताकतवर है, बाबा का रसूख इतना ज्यादा, या फिर यूपी पुलिस इतनी कमजोर है? हो क्या रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम कर रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। जो दोषी हैं, जो जांच में जो जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है, उनको लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मुझे लगता है अब तक 8 लोगों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका जो मुख्य आयोजन करता था वो दिल्ली में रात को कल गिरफ्तार हुआ है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और दोषियों का पता चलता जा रहा है, उन सबको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। अब उसमें जो आएगा, ऐसा तो है नहीं किसी को किसी दुर्भावना। बाबा सूरजपाल आएगा कि नहीं आएगा उस दायरे में, ये बताइए ना। पुलिस बताएगी, पुलिस बताएगी। भाई सरकार आप लोगों की है, आपकी पार्टी की सरकार है, और हम तो ये भी सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में न्याय का बुलडोजर चलता है। कहां है वो न्याय का बुलडोजर? न्याय का बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, न्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन किया है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर और अधिकारी। सर, ये 5 दिन से पुलिस की परेड हम क्या देख रहे थे? बड़े बड़े अधिकारी हर आश्रम में जा रहे हैं, बाबा का पता नहीं चल रहा, और एक न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच जाती है। ये सवाल अपने आप में बचकाना लगता है मुझे आपसे करना कि न्यूज एजेंसी का एक रिपोर्टर पहुंच गया, उत्तर प्रदेश की हजारों की फौज अभी तक नहीं बता पाई कि बाबा कहां है। एक ऑफिशियल बयान तो पुलिस का लेना बनता है ना सर बाबा से कि भाई हुआ क्या, आप बताओ, आप भी मौजूद थे। सेवादार का बयान ले लेती है पुलिस, बाबा का नहीं ले पाती है। सेवादार को पकड़ लेती है पुलिस, लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पाती है। जी बोलिए। आपका प्रश्न इतना लंबा हो जा रहा है कि सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लंबा प्रश्न होगा सर, 121 लोगों की जान गई है, लंबा प्रश्न होगा और कठोर प्रश्न भी होगा। 121 नहीं, 123 लोगों की जान। हाँ, तो आप समझिए कि प्रश्न कितना गंभीर है। बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए, उसमें गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, दबे कुचले लोग थे, वो सब हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है, सबकी इलाज की व्यवस्था की है, हॉस्पिटलों में ले जाकर के भर्ती कराया। आसपास के जिलों में आज भी लोग एडमिट हैं। जहां जिन लोगों की मौत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सरकार मुआवजा दे रही है, जांच होने दीजिए ना जी, पहले ही दिन किसी को फांसी पे चढ़ा। अच्छा राजेश चौधरी जी, एक बात बताइए, बाबा ये बोल रहे हैं कि जिस वक्त भगदड़ हुई, स्टैम्पीड हुआ, बाबा वहां से जा चुके थे, दावा, लेकिन हमने दिखाया सीसीटीवी फुटेज में कि 1 से 1:30 बजे के बीच में भगदड़ हुई है और 1:30 बजे के बाद बाबा वहां से निकलते हैं। बाबा जिम्मेदार है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आप जांच का हवाला देंगे? ये जांच एजेंसियों का काम है। तो नहीं, आपको क्या लग रहा है, बाबा का नाम आप लोग क्यों नहीं खुलकर ले रहे हैं? बाबा जिम्मेदार आपको लगता है या नहीं? चाहे वो बाबा हो, चाहे बाबा से बड़ा और कोई बाबा हो, किसी को बख्शने वाली नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस। किसी को कानून का अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी यदि दोषी है तो। ठीक है, जांच तो होने दीजिए। ठीक है, चलिए मोहम्मद आजम, आपको क्या लग रहा है, ये जांच सही दिशा में चल रही है? अब तक जो हुआ वो क्या संतोषप्रद है? जो कार्रवाई, जो त्वरित एक्शन का दावा किया जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे इस पर? और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मैंने देखा कि अभी तक बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे, सब लोग संभल के बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के बयान भी बड़े संतुलित लग रहे हैं मुझे इस पूरे मामले में, जबकि इतनी मौतें हुई हैं। आप लोग तो सरकार पर बिल्कुल घेराव कर देते थे, इस बार क्या हुआ सर? करुणा जी, रवि जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं हाथरस और कहते हैं वो सज्जन, जब वो सज्जन कह के बाबा को, तथाकथित बाबा को वो सज्जन कह के जब संबोधित करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर पुलिस और आप क्या संबोधित कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? बाबा सूरजपाल को आपका संबोधन क्या, हम ये सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो तो कह दिया, आपने क्या कहा ये बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ तथाकथित बाबा उसका जिम्मेदार है। जब वो कहेंगे कि वो सज्जन, इसका मतलब पुलिस और प्रशासन को ये मैसेज हो गया। सर, आपके पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हादसे होते रहते हैं, आपने सुना था वो बयान? नहीं, तो नहीं सुना था ना? बयान था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो प्राइमरी बयान था। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाबा को डिफेंड नहीं किया है, ना आज भी हम बाबा को डिफेंड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री कहेंगे बाबा को वो सज्जन, तथाकथित बाबा को, जिसका मतलब पुलिस और प्रशासन को ये मैसेज मिल गया है कि आपको बाबा सूरजपाल को टच नहीं करना है, बाकी जो चाहे आप करें। और ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की फेल्योर है। आप देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसओपी होती है,
इस तरह के भीड़ मैनेजमेंट की, उसका कहीं भी पालन नहीं किया गया। किसी भी तरह की वहां ना मेडिकल इमरजेंसी रखी गई, न फायर इमरजेंसी रखी गई, न क्राउड मैनेजमेंट की इमरजेंसी रखी गई। आपने देखा पीड़ितों ने किस तरह से उसके बाद कहा है कि मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। हादसा हो गया, चलिए हो गया। सर अखिलेश यादव कब जाएंगे पीड़ितों से मिलने? अखिलेश यादव कब जाएंगे पीड़ितों से मिलने? राहुल गांधी पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, अखिलेश यादव कब जा रहे हैं, मुझे ये बताइए। जो बाबा बोल रहा है भाई सरकार बोल रही है। बाबा कह रहा है कि आप प्रशासन पे भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है, यानी आपके हिसाब से पुलिस प्रशासन के साथ साथ आजम खान आप ये मान रहे हैं कि बाबा भी उतने जिम्मेदार बन रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच हाथरस हादसे पर मायावती का ये पहला बयान आपको हम बता रहे हैं। भोले बाबा के अंधविश्वास में ना फंसे, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। भोले बाबा के पाखंडवाद में ना फंसे, मायावती का ये बड़ा बयान। बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले, मायावती ने यह बयान दिया है। भोले बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार राजनीतिक, ये थोड़ा गौर करना चाहिए, सरकार राजनीतिक स्वार्थ में ढीली ना पड़े। मायावती ने बेहद ही कड़ा बयान ये स्वयंभू भोले बाबा के खिलाफ दिया है। अंधविश्वास फैलाने वाले दूसरे बाबाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मायावती का ये बयान हमने आपको दिखाया। मायावती के इस बयान के मायने क्या हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बयान दिए हैं उसको समझिए, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बाबा साकार जाटव समाज से आता है और बाबा के ज्यादातर भक्त दलित समाज से हैं। बाबा की एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग में गहरी पैठ है। यूपी में दलित वोटों के लिए मायावती की चिंता भी है। बाबा का एटा, आगरा, मैनपुरी में काफी प्रभाव है और बाबा का शाहजहांपुर, हाथरस में भी प्रभाव है। यूपी में दलितों की आबादी 22% है और उत्तर प्रदेश में जाटव वोटर 13% है। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं और यूपी में विधानसभा की 86 सीटें आरक्षित हैं। आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है वो क्या वाकई में ये जो पॉलिटिकल बयान अभी तक आए हैं उनको प्रभावित कर रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। गंगा जी, आपसे मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप सारी बात देख रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो कितने संतुलित होकर इस पर बयान दे रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से इस पे आगे बढ़ी है वो भी सवालों के घेरे में। आप क्या मानते हैं, वाकई में क्या ये कोई वोट बैंक का फैक्टर है जो कानून के हाथ रोक रहा है तेजी से बाबा तक पहुंचने में? बहुत सुस्त रफ्तार नहीं लगती आपको? आपने बिल्कुल सही पहचाना। सारा घटनाक्रम इसी और संकेत कर रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां बाबा के बारे में, या बाबा क्या कहें, ढोंगी बाबा कहना चाहिए, उसके बारे में टिप्पणी करने में संकोच कर रही है, उस पर एक्शन लेने में संकोच कर रही है। और जो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि वो बुलडोजर चलाते हैं और जिसका कानून में कोई प्रावधान भी नहीं है, भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुलडोजर चलाते हैं। देखिए, कायदे से तो न्याय देने का काम न्यायालय का है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके उसके लिए वाहवाही लेते हैं तो एक धर्म विशेष के लोगों को क्यों टारगेट करें, इनको भी टारगेट कीजिए। और मैं मायावती जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने काफी दिनों बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाला एक बयान दिया है कि बहुजन समाज के लोगों को अंधविश्वास से दूर जा करके और निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं से बचना चाहिए और इस बाबा को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बयान एकदम जो उनकी मूल राजनीति है, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, उस तरह का बयान है और इसी पे वो लौटेंगी तो उनको जमीन वापस मिल पाएगी। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सच है आज के जमाने में कि जो SC ST OBC जो कभी जिनको धर्म के बहुत सारे संस्थानों में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी, आज वो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। चाहे वो भक्तों के रूप में देखें या यहाँ पे देखें कि बाबा भी बन गए हैं। तो जो अभी तक सवर्णों के हाथ में धर्म का पूरा कारोबार था, वो अब SC ST के लोग भी उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, खासतौर पर उसमें जो पाखंड वाला हिस्सा है, अंधविश्वास वाला हिस्सा है। तो ये एक सचेत होने की बात है कि भाई अब तक हर साल कोई ना कोई बाबा का भंडाफोड़ होता है, उसकी जो काली दुनिया है उसका सच सामने आता है, इसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल। और गंगा साहिब से हमने देखा कि मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि राजनीतिक स्वार्थ में सरकार बिल्कुल भी ना ढीली पड़े। इस बयान के आधार पर रंजन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक हमने देखा, चाहे सरकार की तरफ से बयान हो, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान हो, किसी ने भी सीधे तौर पर अभी तक बाबा का नाम ना लिया, ना FIR में नाम बाबा का दर्ज किया गया। क्या आपको लग रहा है
ये वही जो एक असर है वर्चस्व है, खासतौर पर जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा में बाबा का वर्चस्व है, ये एक वो वजह साबित हो रहा है जहां पर ये जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो बाबा के सामने कमजोर हो रही है। देखिए रवि जी, ये आपने अच्छा किया कि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आप ले आए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए ये इसमें बहुत सारे दलित इन्वॉल्व हैं इसमें, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर वहां माना 2.5 लाख लोग थे, अगर और तो इनके पीछे कम से कम 10 गुना लोग और हैं, तो 2.5 करोड़ इनके कम से कम अनुयायी होंगे, और अभी भी लोग जो है जाके वहां पर गेट के सामने माथा टेक रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बड़े इसको पूरी सिचुएशन को जो है बड़ी संजीदगी से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर जो है बाबा के खिलाफ अभी इस समय मामला इतना गर्म है कि कोई कार्रवाई होती है, तो एक ये भी बड़ी प्रबल संभावना है कि उनके अनुयायी जो है वो इकट्ठा होकर के जो है प्रोटेस्ट करें, ये करे वो करे, और एक गरीब लोगों के ऊपर जो है कोई फिर और एक कोई बिल्कुल बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि इस चीज में इस बात की सावधानी पुलिस को रखनी पड़ेगी, लेकिन सवाल ये है चूंकि मौतें इतनी हुई हैं, और इसलिए और मैं इस समय जो है एक मिनट जी 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 बिल्कुल, कि ये इस समय जो माननीय मायावती जी का बयान आया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वर्ग है उस पर इनका माननीय मायावती जी का बड़ा होल्ड है। बिल्कुल। तो लोग अलग होंगे और थोड़ा सा इससे भिन्न होंगे, बाबा के साथ को एक दृष्टि से देखेंगे, और तब कार्रवाई करने में आसानी होगी। और हम जो है, और जो दलित हमारे भाई हैं जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं, उनको शांत करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई हो तो वो अपनी जान जोखिम में डाले। बिल्कुल रंजन जी, और हमने देखा जिस वर्ग की मायावती खुद पॉलिटिक्स करती नजर आती है और बाबा का वहां वर्चस्व है, लेकिन मायावती की तरफ से ये कड़ा बयान देना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हाथरस कांड पर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का बड़ा बयान आया। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी चरण रज लो, ये बेबी रानी की तरफ से कहा गया, ये तो हमारी आस्था होती है। बेबी रानी का ये बयान, चरण रज लेने से कष्ट दूर होते हैं, बेबी रानी ये बोल रही हैं। जांच में पता चलेगा दोषी है या फिर नहीं। यानी बाबा को लेकर बेबी रानी का जो बयान है वो एक बार आप सुन लीजिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का। राजेश जी क्या बोलेंगे आप? मंत्री है ये यूपी सरकार में बेबी रानी, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बाबा ऐसे चमत्कार के दावे नहीं करता, चरण रज लेने की बात नहीं करता है। लेकिन हमने तो देखा, वो तमाम वीडियोस दिखाए जहां पर स्वयंभू भोले बाबा चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर भी उनका ऐसा बचाव क्यों? देखिए मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई बाबा ऐसे ढोंगी करता होगा, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, किसी पे कोई चमत्कार नहीं है। ये तो भोले भाले लोगों को बहका करके पाखंड में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। तो बेबी रानी का ये बयान आपको अजीब नहीं लगता? अब मैं उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एकदम उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, जो हो सकता है, पर किसी को पानी नल का पिला करके कैंसर का इलाज हो जाएगा तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे देश के अंदर। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? अब मैं दूसरी बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे, मुख्यमंत्री ने क्या शब्द प्रयोग बाबा के लिए किया। अखिलेश यादव जी का बयान आप देखें, वो तो कह रहे हैं कि जय जयकार हो दुनिया में, इनकी जो महिमा बनी रहे और ये हमारे भगवान है। जाकर के उसके कार्यक्रम में साष्टांग पैरों में लेट जा रहे हैं सूरजपाल के। अखिलेश यादव जी से पूछ करके आए हैं आप प्रवक्ता महोदय, उनको पूछ करके आप ये बयान दे रहे हैं। महोदय सरकार आपकी है 7 सालों से, और केंद्र में 10 सालों से सरकार आपकी है, ये जिम्मेदारी सरकार की है।
इनको ये सरकारी सुन लेते हैं एक बार। आजम खान जी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं राजेश चौधरी, इसके बाद आपके पास आएंगे, आपको मौका मिलेगा। बोलिए राजेश जी, आप अपनी बात को पूरा करें। जय जयकार हो, साकार बाबा की जय जयकार हो, मैं इनके चरणों में लेट जाऊंगा, मुझे इनके वोट चाहिए। यही तो अखिलेश यादव कर रहे थे। हमसे राजनीतिक बात बुलवाना क्यों चाह रहे हो आप? बाबा ने अपील की थी 2024 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। बाबा के सारे समर्थक जो है वो अखिलेश जी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। आप हमको पढ़ाएंगे, हमको सिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएंगे। जरा अपना गिरेबान भी झांक करके देखिए। ऐसे बाबा नहीं, ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा सकते हैं अपनी राजनीति की सहूलियत से, लेकिन सुनिए चौधरी, सुन लिया हमने, आप हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या दूसरे दलों के हो, अपनी राजनीतिक सहूलियत से आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसके बाद से क्या हो रहा है, हम सारा मसला वो देख रहे हैं और उसके बाद से ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो सरकार की बात हो, विपक्ष की बात हो, नेताओं की बात हो, राजनीति करने वालों की बात हो। और देखिए अब बात बीजेपी के झंडे वाले स्कॉर्पियो पर टीवी 9 के खुलासे की करते हैं। जी हां, बाबा के आश्रम के पास देखिए स्कॉर्पियो पर बड़ा खुलासा। जी हां, ये खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। बीजेपी का झंडा लगे स्कॉर्पियो तक पहुंचा टीवी 9 और मैनपुरी के बिचवा आश्रम में दिखी थी ये स्कॉर्पियो। मैनपुरी एटा हाईवे के टोल पर भी ये स्कॉर्पियो दिखी थी। स्कॉर्पियो मालिक ने टीवी 9 पर बड़ा खुलासा किया है। तो ये देखिए वो वही स्कॉर्पियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैनपुरी हाईवे के टोल पर ये दिखी थी, बिचवा आश्रम के पास दिखी थी और इसको हमने ट्रैक किया, टीवी 9 ने ट्रैक किया। स्कॉर्पियो के मालिक ने बड़ा खुलासा किया है टीवी 9 पर और आपको आगे बताएंगे स्कॉर्पियो के मालिक ने आखिर क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले आपको ये 3 तस्वीरें देखिए, जरा गौर के साथ देखिए, जो स्कॉर्पियो के रहस्य को बेपर्दा करती हैं तस्वीरें। पहली तस्वीर में स्कॉर्पियो की वो तस्वीर है जो टीवी 9 ने हादसे के अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को सबसे पहले यह तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और इसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, आप देख भी पा रहे हो। और यह कार मैनपुरी के बाबा के बिछुआ आश्रम से निकलती हुई दिखी थी। दूसरी तस्वीर वो है जो कि एटा मैनपुरी हाईवे के टोल के सीसीटीवी में कैद हुई थी। संवाददाता विपिन चौबे ने यह एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने किया था। और तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब कार मालिक के पास टीवी 9 पहुंचा था। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बिछुआ आश्रम के पास, दूसरी तस्वीर जो है वहां पर टोल के पास यही गाड़ी नजर आ रही है। और देखिए सबसे पहले आपको विपिन चौबे की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिनमें सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। 2 जुलाई को हाथरस के फुलरई में एक बड़ी घटना के बाद जिसमें 122 लोग मारे गए, उस सत्संग को करने वाले तथाकथित बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल किस तरफ गया, कहां गया, कौन सी गाड़ी में बैठा था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, पहली बार टीवी पे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बाबा की गाड़ी में आगे की सीट पर कौन बैठा था, बाबा किस गाड़ी में सवार था, बाबा की गाड़ी का नंबर क्या था और बाबा के गाड़ी काफिले में कितनी गाड़ियां चल रही थी, वो सब कुछ आपको टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार दिखाने जा रहा है। और ये देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है उसको क्रॉस कर रहा है। 2 जुलाई को आसपुर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ये तस्वीर है और ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है जिसका नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, DL 10CH8756। और इसमें आप देखेंगे आगे बैठा शख्स शीशा खोल के हाथ दिखा रहा है कि टोल नहीं लेना है। और यहां टोल पर बैठे जो कर्मचारी हैं बेचारे, वो टोल, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं, नियमों को धत्ता बताते हुए ये लोग बिना टोल दिए यहां से गुजरते हैं और टोल के बैरियर को हटा दिया जाता है। ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है। जी। अब इसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी का हम आपको नाम, बस ठीक है, UP 14 DX 1234, ये उस। तो हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपने देखी और जिस स्कॉर्पियो को हमने आपको दिखाया टीवी 9 पर, स्कॉर्पियो मालिक नरेंद्र का खुलासा, मैनपुरी के बिछवा से सुबह 11 बजे निकला था। यह कहा गया है नरेंद्र की तरफ से, जो स्कॉर्पियो मालिक है, 12 से 1:30 बजे तक बाबा के साथ हाथरस में रहा। 1:30 बजे हाथरस से काफिले के साथ निकला। बिछवा पहुंचने पर हादसे की जानकारी मिली। स्कॉर्पियो मालिक ने क्या कहा, यह आपको सुनवा देते हैं।
काफिले में हम गए थे। काफिले में जब काफिला स्टार्ट हुआ था करीब 11 बजे के आसपास बिछवा से सिकंदराव पांडाल के लिए निकले थे 11:05 या 6 मिनट पे लगभग। उसके बाद 12 बजे के आसपास हम बिछवा पहुँचे, सिकंदराव पांडाल में पहुँचे। वहाँ ब्रह्मवाणी सुनी और 1:30 बजे के आसपास जब सत्संग समापन हो गया, जैसे ही आरती स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से वापस गुरुजी के साथ हम काफिले में निकल गए बिछवा के लिए। जैसे ही हम बिछवा पहुँचे तो मेरे पास मेरे साथियों का फ़ोन आया कि नरेंद्र भैया ऐसे बात हो गई है, पांडाल पे घटना घट गई है, कुछ फिसलन के वजह से कुछ संख्या में लोग गिरते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, आप जल्द से जल्द आ जाओ। मैंने उनको कहा कि आप लोग जब तक एम्बुलेंस वगैरह बुलाओ और जो आयोजक करता है कमेटी वाले, आप उनको इन्फॉर्म करो, उनको बुलाओ, वो आके देखेंगे जब तक हम पहुँचते हैं। क्योंकि मैं बिछवा हूँ, यहाँ से पहुँचने में लगभग मुझे 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 58 किलोमीटर की दूरी थी और 58 किलोमीटर पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और स्कॉर्पियो मालिक नरेंद्र का सनसनीखेज खुलासा, कुछ स्थानीय गुंडों ने मारपीट की, ये भी नरेंद्र ने कहा। सत्संग में पहुंचे लोगों ने भगदड़ मचाई और मारपीट की वजह से भगदड़ मची, ये भी नरेंद्र का दावा है। फायर ब्रिगेड के पानी से फिसलन हुई थी। आइए सुनते हैं क्या है दावा नरेंद्र का। और जानकारी ली तो सबने यही बताया कि कुछ गुंडे थे जो एक ड्रेस में थे और थोड़े मोटे मोटे से थे और जो अपने आप को बता रहे थे कि हम सत्संग में ही हैं, लेकिन उनको कभी देखा नहीं गया। उन्होंने भगदड़ मचाई, उन्होंने कुछ मारपीट करी, जिस वजह से भगदड़ ज़्यादा मची। और वहीं फिर उस भगदड़ को ख़त्म करने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, उन्होंने अपना प्रेशर चलाया। उस प्रेशर से संगत इधर उधर ज़्यादा भागने लगी, रपटन हो गई थी, फिर गिरने लग गई, फिर अपड़ा तपड़ी का माहौल बन गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। सेवादारों ने नहीं करी, वो सेवादार नहीं थे, वो वहीं के कोई लोकल थे या कुछ थे। हमारे एटा में भी कुछ है जिन्होंने लाइव देखा था कि वो कौन लोग थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें दिखाया जाएगा तो हम उनको पहचान भी सकते हैं। और वहीं बीजेपी का झंडा लगाने पर स्कॉर्पियो मालिक की सफाई भी सामने आई है। बीजेपी का फैन होने की वजह से झंडा लगाया स्कॉर्पियो मालिक नरेंद्र की तरफ से बताया गया है। स्कॉर्पियो कार में हमेशा झंडा लगा रहता है, सिर्फ काफिले में जाने की वजह से यह झंडा नहीं लगा। सुनिए क्या कहा। ना पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं जो हूँ वो मोदी जी का बहुत फैन हूँ, इस वजह से मैं गाड़ी पे लगाया हुआ है। और काफिले में ही नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, 24 घंटे मेरी गाड़ी पे झंडा लगा हुआ होता है। मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बीजेपी पार्टी के समर्थन में हूँ। रिश्तेदार भी हैं, बट ये जो मैंने लगाया हुआ है झंडा, वो मैंने रिश्तेदारों की वजह से नहीं लगाया हुआ है। और चलिए सुमंत हमारे संवाददाता जुड़े, उनका सीधा रुख करते हैं। सुमंत, वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, इसकी एक एक तस्वीर हमने दिखाई है। हालांकि जो स्कॉर्पियो मालिक है उनकी तरफ से अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो अभी तक हो रहा है, जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही है सामने? देखिए करुणा, आज हाथरस में इस मामले से जुड़े कई डेवलपमेंट है, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त मैं हाथरस पुलिस लाइन के ठीक सामने मौजूद हूं। जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी, जो बाबा का करीबी, बाबा का भरोसेमंद, बाबा का सेवादार और राजदार देव प्रकाश मतकर, जिसको यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो पुलिस लाइन उसे लेकर पुलिस आ सकती है और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो यूपी पुलिस ने जो बीती रात उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद से लेकर अब तक जो उससे पूछताछ हुई है, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी दे सकती है। इसके बाद हाथरस कोर्ट में आज देव प्रकाश मतकर को पेश किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट करुणा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए जो जुडिशियल कमीशन का गठन किया था, आज उसके जो तीनों सदस्य हैं वो आज यहाँ पे उनको हाथरस के दौरे पे हैं, यानी अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ आएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वो घटनास्थल का भी दौरा करेंगे। अब तक 132 लोगों के जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं, या अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने, पुलिस ने, जो तमाम लोगों ने जो अभी तक किया है, इन सभी की जानकारी आयोग के सदस्यों को दी जाएगी और उसके बाद आयोग के सदस्य फुलराई में उस जगह पे भी जाएंगे जहां मंगलवार को ये दर्दनाक हादसा हुआ था। तो पूरा आज कई तरह के कार्यक्रम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो टिकी हुई है कि देव प्रकाश मतकर को लेकर जो जानकारी मिली है कि पुलिस क्या खुलासा कर सकती है, क्या नई जानकारी दे सकती है, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि देव प्रकाश मतकर ने ही परमिशन ली थी। और पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है देव प्रकाश मतकर से, माना जा रहा है कि कुछ अहम खुलासे, कुछ चौंकाने वाली जानकारी
पुलिस आज सामने रख सकती है। तो उसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जानकारी यही मिल रही है कि देव प्रकाश उमतकर से लगातार जो एसटीएफ के लोग हैं, यूपी पुलिस के आला अधिकारी है, ये तमाम लोग बिल्कुल मधुकर के बयान से जो इस पूरे मामले में आगे की कड़ियां और जुड़ेंगी और बाबा के लिए क्या मधुकर के बयान नए संकट पैदा करेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। द्विवेदी सर, मैं आपसे बहुत स्पष्ट जानना चाहूंगा, अभी तक का जो मामला है, एक तो हादसे का मामला है जिसको लेकर पुलिस की दबिश चल रही है, पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरी तरफ भोले भाले लोगों को बहलाना, ये मायाजाल, ये अंधविश्वास, ये ढोंग और इस तरीके से लोगों को ठगने की बात अगर कहूं, क्या ये सारी चीजें जोड़ के हम देखें तो ये जो बाबा है ये क्या आपको कानून के दायरे में आता नजर आता? आने वाले समय में क्या हम देखेंगे, कानून और पुलिस का शिकंजा इस पर कसेगा, क्या आपको लगता है? देखिए रवि जी, मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन ये दायरे से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस उपद्रव का नहीं है जो हुआ वहां पे। ये मामला ये भी है कि तमाम तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके वो एक माहौल बनाता है, सुरक्षित चक्र चलाता है और बिजली कड़कती दिखाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये कहना कि साहब पानी पी लो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो इस सब फ्रॉड में जो है इस पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बड़ी संजीदगी की जरूरत है। इसके अभी भी 1-2 करोड़ और बड़े गरीब लोग, दलित लोग जो हैं फॉलोअर, इसके अभी भी आस्था रखते हैं। मामला गर्म है, ऐसा ना हो कि ये कुछ कार्रवाई हो, वो जुड़ जाए और फिर कोई हादसा हो जाए। तो बड़ी संजीदगी की जरूरत है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और इसका खेल जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी ठीक है रंजन जी, और देखिए वाकई में कानून होना चाहिए अंधविश्वास को लेकर, ये अब जरूरी हो गया, खास तौर पर यूपी की बात की जाए, क्योंकि 4 राज्य जहां पर तो है कानून अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं है। राजेश चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस खबर को लेकर, जो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर दे रहे हैं जो कि बीजेपी की झंडे के साथ ही जो बाबा के आश्रम के पास नजर आती है और वहां से निकलती है। क्या बोलेंगे, आखिर वो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें बीजेपी का झंडा था, ये क्या बतला रहा है बाबा के आश्रम के पास? देखिए, उसने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मोदी जी का समर्थक था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसने इस्तेमाल कर लिया, उसको लगा करके वो घूमता है। और किसी पार्टी का झंडा लगाना कोई अपराध भी नहीं है। अब हो सकता है वो बाबा से जुड़ा हुआ हो, बाबा का अनुयायी हो, वो भी बहका लिया हो बाबा ने। पर जैसे डीजीपी साहब द्विवेदी जी कह रहे हैं, उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये इस तरह के पाखंड फैलाने वाले लोगों को बहका करके फरेब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस केस में भी होगी। जांच हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, नहीं तो होता क्या, जल्दबाजी में आप अभी कोई कार्रवाई कर दीजिए, जाकर के कोर्ट में छूट जाता है तुरंत। अदालत भी है ना, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकारी सजा देने वाली नहीं है, सजा देने का काम तो ये देश की न्यायपालिका का। लेकिन राजेश चौधरी जी, आपको लगता है कि जो पाखंडी बाबा है, कार्रवाई होगी, जो पाखंडी बाबा है, और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने? बिल्कुल, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन आपको लगता है जो पाखंडी बाबा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब वक्त है कि यूपी में भी वैसा कानून हो जैसा केरल, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ, चमत्कार के खिलाफ जो कानून बना है? देखिए, जिस तरह से मीडिया में देखने को मिल रहा है, जैसा आप लोग कवरेज कर रहे हो और देश की जनता के सामने पेश कर रहे हो, उससे तो लगता है कि ये एकदम गलत है। इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है, कोई बाबा नहीं कर सकता। आपको धार्मिक प्रवचन करने का अधिकार है, भारत का संविधान अधिकार है, दे दीजिए, पर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आजम खान साहब, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आजम खान साहब, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग की जा रही है? देखिए, जांच की मांग, कार्रवाई की मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं खास तौर से कि ये जो बाबा सूर्यपाल जो है, इसके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? चाहते हैं आप लोग कि इसको घेरा जाए, इस पर जांच हो? क्योंकि सिर्फ जैसा कि आपने सुना भी, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे कि सिर्फ मामला इस हादसे तक का नहीं है, इसके पहले जो ये सब चल रहा है, ये जो चमत्कार दिखा के लोगों को बहलाने, फुसलाने, ठगने का काम, क्या इन सब को लेकर कोई डिमांड आप लोगों की नहीं है? रवि जी, इससे पहले भाजपा प्रवक्ता माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे थे, ये शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार है, किसी ने इनको रोका नहीं है कार्रवाई करने के लिए। प्राथमिक जिम्मेदारी किसी न किसी की तय होनी चाहिए थी, चाहे वो आयोजक की तय हो, चाहे शासन प्रशासन की तय हो।
कोई तो जिम्मेदार है। बाबा सूरजपाल को लेकर आपका क्या, आप लोगों की क्या मांग है? समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? बाबा सूरजपाल को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई प्रशासनिक अलर्ट नहीं, कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। इसका कहीं न कहीं सरकार और बाबा की मिली भगत है। नंबर 1, आप मान रहे हैं कि सरकार और बाबा की मिली भगत है, ठीक है? समाजवादी पार्टी ये मानती है तथा कथित ऐसे जितने भी बाबा हैं, चाहे सूरजपाल बाबा हो चाहे भोले बाबा हो, जितने हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय, चलिए ठीक है, कम से कम आपके इस बयान में एक स्पष्टीकरण तो नजर आ रहा है। और सरकार और बाबा की मिली भगत का जो आपने आरोप लगाया, इस पर बीजेपी से रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कि इस पूरे मामले मुख्य आरोपी है, आज कोर्ट में देव प्रकाश मधुकर की पेशी होगी। कल हुई थी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी। देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को, जिसके खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था, पुलिस ने देव प्रकाश को यूपी एसटीएफ को सौंपा है। मधुकर की आज हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। और देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर बाबा के वकील एपी सिंह का दावा, देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। यह एपी सिंह का कहना है। देव प्रकाश मधुकर छिप नहीं रहे थे। देव प्रकाश का स्वास्थ्य ठीक नहीं, डॉक्टरों के कहने के बाद सरेंडर किया है, यह एपी सिंह का दावा। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो। तो एपी सिंह को आप सुन रहे थे और इस पूरे मामले में जांच चल रही है, बयानों का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन देखिए, विश्वास और अंधविश्वास का एक अंतर, इस समझ के अंतर ने इतने लोगों की जान ले ली। देश के लोगों को भी इस चीज को लेकर जागरूक, सतर्क होने की जरूरत है।